नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले ओम्स लॉ के बारे में। वैसे तो हम ओम्स लॉ 7th 8th क्लास से पढ़ना चालू करते हैं। वो 11th 12th में भी होता है और वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक बेसिक लॉ है। तो आज के बाद आपको इस लॉ के बारे में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिएगा हम स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ। दोस्तों, हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट है कि स्टेटमेंट क्या है, मतलब इसका स्टेटमेंट क्या है दिस ओम्स लॉ का, और उस स्टेटमेंट में जो हर एक वर्ड है उसका हम मीनिंग जानेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो या इन्वर्सली, ये पूरा मीनिंग जान के लेंगे आज। दूसरा पॉइंट है रिलेशन बिटवीन्स। दोस्तों, ओम्स लॉ वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस का रिलेशन ही शो करता है, तो हम इस पर बेसिस न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। तीसरा पॉइंट है लिमिटेशंस ऑफ दिस लॉ। तो दोस्तों, कोई भी लॉ हो उसे लिमिटेशंस होते ही है, तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हमें इसके लिमिटेशन जानना, क्योंकि किसी भी लॉ को अप्लाई करने से पहले उसके लिमिटेशंस मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट स्टेटमेंट। तो दोस्तों देखिएगा, इट इज स्टेट दैट दिस लॉ इज स्टेट दैट, मतलब ये कहता है कि स्टेट दैट द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, मतलब हम करंट को किसी भी कंडक्टर में से पास करते हैं तो द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। दोस्तों, इसे हम क्या कहते हैं? इसे ही हम कहते हैं वोल्टेज। मतलब करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द resistance at constant temperature। दोस्तों, ये कांस्टेंट टेम्परेचर वाला जो वर्ड है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि हर टीचर आपसे पूछेगा। तो दोस्तों देखिएगा, इसे हम मैथमेटिकली कैसे शो करते हैं, ये देखिएगा मैथमेटिकली। तो दोस्तों, करंट जो है ये स्टेटमेंट में क्या बोलता है? करंट इज पासिंग थ्रू द कंडक्टर, देन द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोले तो क्या कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। तो दोस्तों, ये दोनों को मिलाकर हमें क्या मिलता है? I इज इक्वल टू V बाय R एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो दोस्तों, ये हमारा बहुत ही मेन फार्मूला है, मतलब I इज इक्वल टू V बाय आर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। दोस्तों, तो चलिएगा इसका मीनिंग समझते हैं कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज का मतलब क्या है। देखिएगा, अगर ये कोई भी कंडक्टर है, ये देखो कोई भी कंडक्टर है, इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहता है। ये देखिएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको क्या 2 टर्मिनल है, मतलब 2 वायर्स है। ये वायर्स को क्या करेंगे हम यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस या फिर हम क्या करेंगे वोल्टेज इसको अप्लाई करेंगे, और हम जैसे ही अप्लाई इसको वोल्टेज करते हैं इसमें क्या होता है? करंट क्या होता है? फ्लो होता है। तो वोल्टेज का मीनिंग क्या होता है? इट इज अ इलेक्ट्रिकल फोर्स विच पासेज द इलेक्ट्रिक करंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। और करंट का मीनिंग क्या होता है? द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन व्हेन इलेक्ट्रिकल फोर्स इज अप्लाइड इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक करंट। दोस्तों, रेजिस्टेंस का मीनिंग समझते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? इट इज अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। चलिए दोस्तों समझ गए, इट इज अपोजिट द फ्लो ऑफ करंट। मतलब देखिएगा, अगर हम बोलते हैं करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, मतलब जब हम करंट को बढ़ाएंगे तब वोल्टेज भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, और जब हम करंट को घटाएंगे
तो वोल्टेज भी ऑटोमेटिकली घट जाएगा। मतलब ये क्या होता है, एक दूसरे के सम प्रमाण में रहता है। मतलब जब हम करंट को बढ़ाएंगे वोल्टेज भी बढ़ेगा, और जब वोल्टेज को घटाएंगे तो करंट भी घट जाएगा। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इस चीज को हम बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब दोस्तों देखिएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल माने तो एक दूसरे के दुश्मन। देखिएगा अगर हम करंट को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, और जब हम रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो करंट क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है। अगर इसको बढ़ाया तो ये कम हो जाएगा, और इसको कम किया तो ये बढ़ जाएगा। इस चीज को हम बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। दोस्तों ओम्स लॉ में सिर्फ इतना ही बताया हुआ है कि किसी भी चीज में, मतलब माने तो वोल्टेज इज इक्वल टू समझो करंट हो गया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एट कांस्टेंट रेजिस्टेंस। और दोस्तों हमें मालूम है कि रेजिस्टेंस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट है। मतलब जैसे भी टेम्परेचर किसी मतलब सर्किट का टेम्परेचर बढ़ गया तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता। और ये लॉ कहता है कि अगर किसी चीज में अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है किसी सर्किट में, तो ये लॉ हम अप्लाई नहीं कर सकते। ये लॉ हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब इसका टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो चलिएगा दोस्तों दूसरा पॉइंट देखते हैं, रिलेशंस बिटवीन वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस। देखो दोस्तों देखिएगा I इज इक्वल टू वी बाई आर, ये हो गया हमारा मेन ओम्स लॉ। देखिएगा इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं I इज इक्वल टू आई आर, और ऐसे भी इसको अगर हमें करंट और वोल्टेज की वैल्यू दी है तो हम इसको V बाई आई इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेशन पर्पस। ओके, कैलकुलेशन पर्पस के लिए रहता है। दोस्तों अगर हमें समझना है वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस के बारे में तो देखिएगा हम एक एग्जांपल देते हैं, तुम आपको एक एग्जांपल बता देते हैं। सोचिएगा एक नदी है जिसमें से पानी बहता है। तो पानी जो बहता हुआ पानी है ना, तो उसे हम करंट बोलेंगे। और जो वोल्टेज है, मतलब वोल्टेज मतलब क्या है, एक टाइप का इलेक्ट्रिकल फोर्स और प्रेशर है जिसकी वजह से क्या होता है, करंट फ्लो होता है। मतलब जो भी नदी में पानी फ्लो हो जाता है ना, वो किस वजह से फ्लो होता है, वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब किसी भी चीज का पोटेंशियल डिफरेंस बोले तो ये देखिएगा, ये दो पानी की टंकी है, दो पानी की, एक फुल भरे वाली है और दूसरी जो है वो खुली, मतलब बिना एम्प्टी टाकी है, इसमें कुछ भी पानी नहीं है। और अगर हमने एक पाइप से इन दोनों को जोड़ दिया तो क्या होगा कि ये हो गया हायर पोटेंशियल, ये हो गया लोअर पोटेंशियल। तो इसका पानी क्या होगा, ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा। तो इसी लॉ के अनुसार हमारे नदी का बहाव रहता है। मतलब वो क्या होता है, मतलब वो हमेशा क्या करता है, नीचे की तरफ बहता हुआ हमें दिखता है नदी का पानी। तो देखिएगा, और ये रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जो नदी में पत्थर वगैरह रहता है जिसकी वजह से अपोज रहता है किसको, कि करंट को। सेम इसमें रेजिस्टेंस बोले तो इलेक्ट्रिकल में सेम वही चीज है, जितना रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा उतना करंट कम रहेगा। तो दोस्तों लास्ट पॉइंट देखते हैं हम, लिमिटेशंस ऑफ ओहम्स लॉ। तो चलेगा दोस्तों, पहला लिमिटेशन और सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है कि इसका टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर किसी भी सर्किट का अगर कांस्टेंट होगा तभी हम इस ओम्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर टेम्परेचर किसी सर्किट का कांस्टेंट नहीं है तो ये ओम्स लॉ जो कि I इज इक्वल टू वी बाई आर है, वो हम अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरी चीज दोस्तों, दूसरा पॉइंट है कि अगर सर्किट लीनियर सर्किट है तभी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, लीनियर सर्किट बोले तो क्या, करंट और वोल्टेज का जो ग्राफ है वो क्या होगा, एकदम स्ट्रेट आ जाएगा। मतलब ये जो है ओरिजिन जो पॉइंट है 0 पॉइंट, इससे स्ट्रेट आ जाएगा। और इसका मीनिंग क्या है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। मतलब जैसे जैसे करंट बढ़ता है वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ता है, और जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ जाता है वैसे वैसे करंट बढ़ता है। ये क्या हो गया, स्ट्रेट। मतलब ये जो पॉइंट है, करंट और वोल्टेज टाइम के साथ, टेम्परेचर के साथ ये कांस्टेंट रहता है, और वोल्टेज भी बढ़ेगा तब भी ये जो करंट और वोल्टेज का जो ग्राफ है वो हमेशा ही स्ट्रेट रहना चाहिए। ये एक
मतलब स्ट्रेट रहना चाहिए, जिसकी वजह से हम इस सर्किट को लीनियर सर्किट बोलते हैं। और अगर ये जब स्ट्रेट है, मतलब जब सर्किट लीनियर है, तभी हम ओम्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये स्ट्रेट नहीं है, मतलब ये लीनियर सर्किट नहीं है, तो हम इस चीज को अप्लाई नहीं कर सकते। दोस्तों लीनियर। और तीसरा पॉइंट है कि हमारा जो सर्किट है, सर्किट शुड बी बायलैटरल। दोस्तों बायलैटरल का मीनिंग क्या है कि देखो, अगर किसी भी सर्किट में हम करंट, बायलैटरल का मीनिंग है, समझो ये एक रेजिस्टेंस है या फिर इंडक्टेंस ले लो, रेजिस्टेंस या इंडक्टेंस ले लो। अगर हम इस सर्किट में अगर करंट को इस चीज़ से पास कर दे, अगर समझो ये करंट सोर्स है, अगर इस डायरेक्शन से पास करें तो भी इसमें जो इफेक्ट होगा मतलब वो सेम रहेगा। इस चीज़ से भी पास करो तो भी करंट ऐसे फ्लो होगा। और अगर हम इसी को भी रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, मानो करंट को हमने रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो किया, तो सेम करंट विदाउट एनी चेंजिंग इस डायरेक्शन में भी करंट फ्लो होगा। तो इस सर्किट को क्या बोलते हैं हम? बायलैटरल सर्किट बोलते हैं। बाय का मीनिंग क्या होता है? दोनों तरफ से। मतलब हम किसी भी सर्किट को लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट करंट पास करते हैं, तो दोनों चीज़ों में, मतलब दोनों कंडीशंस में करंट जो है वो सेम फ्लो होगा विदाउट चेंजिंग एनी इट्स वैल्यू और एनी फैक्टर्स इन दिस सर्किट। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं हम? बायलैटरल। दोस्तों अगर ये बायलैटरल है तो दूसरा कौन सा रहता है? यूनिलैटरल। यूनिलैटरल का मीनिंग क्या रहता है दोस्तों? इस सर्किट में हम करंट सिर्फ एक तरफ से पास किया और दूसरी तरफ से पास किया तो वैल्यू उसमें चेंज रहता है। देखिएगा दोस्तों, हमें तो ये मालूम है कि ये डायोड है। अगर यूनिलैटरल सर्किट में सिर्फ बैटरी को हमने अगर पॉजिटिव को एनोड और निगेटिव को कैथोड में कनेक्ट किया तभी ये करंट फ्लो होगा और एज अ क्लोज स्विच एक्ट होगा। अगर हमने इसका टर्मिनल चेंज किया, मतलब ये देखिए कैथोड को अगर हमने पॉजिटिव लगा दिया और एनोड को अगर निगेटिव लगा दिया तो इसमें करंट जो रहेगा जीरो रहेगा और ये एज अ ओपन सर्किट काम करेगा। तो ये हो गया यूनिलैटरल। तो दोस्तों ये यूनिलैटरल रहता है, मतलब पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स के जो डिवाइसेस रहते हैं, डायोड, ट्रांजिस्टर, एफईटीज, मॉसफेट, एससीआर, ये पूरे जो है यो यूनिलैटरल सर्किट्स ही है। मतलब इसमें एक करंट से ही, एक तरफ से ही करंट पास करना पड़ता है, मतलब प्रॉपर टर्मिनल्स एडजस्टमेंट करना पड़ता है, इसको यूनिलैटरल। तो हमारा ओम्स लॉ क्या कहता है? हमारा सर्किट बस बायलैटरल सर्किट को ही हम इसे अप्लाई कर सकते हैं, यूनिलैटरल को नहीं। मतलब ये ओम्स लॉ जो है हम सेमीकंडक्टर्स में अप्लाई नहीं कर। दोस्तों हम सिंपल इसमें एक दो प्रॉब्लम देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, अगर आपको बोला है कि वोल्टेज आपको दिया है 20 वोल्ट और करंट दिया है आपको 2 एम्पियर, तो आपको रेजिस्टेंस निकालना है। तो इस प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे? ओम्स लॉ का यूज करेंगे। मतलब क्या है ओम्स लॉ का यूज? कि I इज इक्वल टू वी बाय आर है। तो देखिएगा, अगर ये R है तो R को हमें यहां लाना पड़ेगा, तो क्या होगा? V इज इक्वल टू आई आर होगा। अब ये करंट को इधर ले जाना पड़ेगा, फिर क्या होगा? R इज इक्वल टू वी बाय आई, ऐसा आ जाएगा। और वोल्टेज की वैल्यू क्या है? वो है 20, करंट की क्या है? 2 एम्पियर। जो करंट रहता है वो हमेशा एम्पियर में रहता है और वोल्टेज जो रहता है हमेशा वोल्ट में रहता है। तो देखिएगा दोस्तों, 2 एकम 2, 2 दिया 20, तो आंसर क्या आ गया हमारा? 10। और रेजिस्टेंस का यूनिट रहता है ओहम। तो इसी तरह से अगर हमें रेजिस्टेंस दिया है, मानो रेजिस्टेंस दिया है 50 ओहम, और अगर हमें वोल्टेज दिया है, वोल्टेज जो दिया है वो दिया है V इज इक्वल टू 200 वोल्ट, तो करंट निकालो। ऐसा भी प्रॉब्लम आ सकता है। मैक्सिमम करके ये जो प्रॉब्लम रहते हैं 11th, 12th और 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को भी आ जाते हैं, मतलब मोस्टली ये पूछे जाते हैं 4-5 मार्क को। तो देखिएगा I इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला हमारा? V बाय आर। तो V कितना है? 200 और रेजिस्टेंस कितना है? 50। तो इसमें क्या आ गया? 0 0 कटा, 5 1 5, 5 6 20। तो कितना आ गया हमारा आंसर?
4 एम्पियर। ये हो गया आंसर। तो दोस्तों ये था हमारा ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ में इतना ही है। तो देखिएगा कैसा लगा हमारा वीडियो, कमेंट कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बेझिझक कमेंट कीजिएगा, हम आपको उस कमेंट का आंसर जल्दी दे देंगे।